पहला प्रश्न है, यदि आपकी माता के घुंघराले बाल हैं तो आपके सभी घुंघराले बाल हो सकते हैं। यह जीवित जीव में वंशागति के एकांश के कारण होता है जो माता पिता के संतान में आनुवंशिक विशेषताओं के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। उस एकांश का क्या नाम है? सीधा सीधा प्रश्न है कि यदि माता के बाल घुंघराले हैं तो संतान के बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? गुणसूत्र या राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म लिखा हुआ है ये, और ये लिखा है किसका? आरएनए का। और अगला है वंशाणु। बताइए कौन सा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि यदि माता के बाल घुंघराले हैं तो बच्चों के बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। उसके लिए कारक कौन हो सकता है? जी हाँ, तो उसके लिए जो सही कारक होगा वो होगा आपका वंशाणु। क्या होगा? वंश के जो अणु माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं वही प्रभावी तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि माता के अगर आँखें भूरी हैं तो हो सकता है संतानों की भी आँखें भूरी हों, या पिता के बाल अगर अलग हैं, घुंघराले हैं, माता के घुंघराले बाल हैं, तो वो हो सकता है उनकी संतानों में स्थानांतरित हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि माता के बाल सीधे हैं और वो जाके ब्यूटी पार्लर में अपने बाल घुंघराले कराती है, तो जो अर्जित गुण हैं उनका स्थानांतरण नहीं होगा। वो केवल उन गुणों का स्थानांतरण होगा जो उन्हें विरासत में मिले हैं या अपनी पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि माता पिता को उनके माता पिता से, और वो अपनी अगली संतानों में स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बारबरा के मैकलिंटॉक को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गतिशील अनुवांशिक तत्व की खोज के लिए, या प्रतिबंध एंटोन्यूलिएज की खोज के लिए, या फिर विपाटित जीनों के लिए, या फिर डीएनए की आणविक संरचना के लिए? किसके लिए बारबरा को मैकलिंटॉक को जो है पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। बताइए। तो उन्होंने जो खोज की थी वो की थी गतिशील अनुवांशिक तत्व की खोज की थी। किसने? बारबरा मैकलिंटॉक ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और यह एक अकेली ऐसी महिला थी जिन्हें पुरस्कार अकेले में दिया गया था, मतलब कि स्वतंत्र रूप से दिया गया था, उसमें कोई भी और सम्मिलित नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है। विज्ञान की आपको वह शाखा का नाम बताना है जो समानता और अंतर के साथ संबंधित है। कौन सी है? परिस्थिति विज्ञान, आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, या फिर सुजनकी? बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो वह विज्ञान की वह शाखा जो समानता और अंतर के साथ संबंधित है वो है कौन सी? बताइए। तो उस शाखा को कहते हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही प्रश्न का उत्तर माना था वो माना था ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, शाखा का आनुवंशिकी, और इसके अंदर आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवंशिकी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एक कोशिका से दूसरी पर आनुवांशिक सूचना स्थानांतरित करने में प्रयुक्त संरचना के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है, यानी आनुवांशिकी जो लक्षण है वो स्थानांतरित कौन करता है? वाहक, टीआरएनए या एमआरएनए, या फिर वेक्टर? आनुवांशिक लक्षणों को कौन वाहक का काम करता है? बताइए। तो वो कौन काम करता है? वो करता है वेक्टर। कौन करता है? वेक्टर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कोशिका से दूसरी कोशिका के लिए आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण का जो कार्य करता है वो करता है वेक्टर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में खाली स्थान का अंतरण होता है। आनुवांशिकी में एक जीव से दूसरे जीव में किसका स्थानांतरण होता है? प्रोटीन का, गुणसूत्र का, कोशिका का, या फिर डीएनए का? बताइए। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में जो है स्थानांतरण होता है एक जीव से दूसरे जीव में, वो किसका होता है? डीएनए का होता है। इसलिए जब भी संतान पहचान की बात आती है तो सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो मनाया जाता है डीएनए का। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए एक जीव से दूसरे जीव में अंतरण
होता है। अगला प्रश्न है कस्टम जीव खालिस्तान की वजह से एक वास्तविकता बन गए हैं। कस्टम जीव किसकी कारण जो है वास्तविकता बन गए हैं? अणुजैविक के कारण, सुजनकी के कारण, जैव प्रौद्योगिकी के कारण या फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी के कारण? बताइए कस्टम जीव किसके कारण वास्तविकता बन गए हैं? तो जो कस्टम जीव है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के कारण जो है वास्तविकता बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप खालिस्तान है जो एक अणु है जो आनुवंशिक सभी जीवित जीवों के विकास में इस्तेमाल, निर्देश तथा सबसे ज़्यादा वहन का कार्य करता है। यानी डीएनए का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो अभी एक प्रश्न के ऑप्शन में भी बताया था कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न एक बार और पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि मेंडल ने अपने अध्ययन में सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षण को चुन लेता, जो है अपने प्रयोग में मेंडल कौन से लक्षण को, सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों को चुन लेता तो किसकी खोज नहीं कर पाता? पृथक्करण के नियम की, प्रभाविता के नियम की, या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की, या फिर एकल लक्षण के नियम की? किसके नियम की वह खोज नहीं कर पाता? तो अगर सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों को वह चुन लेता तो वह स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की खोज नहीं कर पाता। किसकी? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की खोज नहीं कर पाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? वंशागति का और उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीवाश्म विज्ञान, उद्यता विकास, आनुवंशिकी या फिर पारिस्थितिकी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है जो है क्या कहलाती है? वह कहलाती है आनुवंशिकी। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी, जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मेंडल ने अपने नियमों में किसे सम्मिलित नहीं किया है? मेंडल ने अपने नियमों में किसे सम्मिलित नहीं किया है? पृथक्करण को, प्रभाविता को, युग्मकों की शुद्धता को या फिर सहलग्नता को? किसको सम्मिलित नहीं किया है मेंडल ने अपने प्रयोगों में? जी हाँ, तो मेंडल ने जो है अपने प्रयोगों में जिसको सम्मिलित नहीं किया है वह है संलग्नता। अगर सहलग्नता का प्रयोग पहले आ जाता तो किसका उपयोग वो नहीं करता? तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का प्रयोग वह नहीं कर पाता। लेकिन मेंडल ने इसको अपने प्रयोगों में सम्मिलित किया ही नहीं है। किसको? सहलग्नता को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 31। आनुवंशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं रहेगा? आनुवंशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं रहेगा? आदमी RH- और औरत RH+, दोनों RH+ या दोनों RH-, या फिर आदमी RH+ और औरत RH-। बताइए आनुवंशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं है? तो आनुवंशिकी के आधार पर जो है आदमी RH+ और औरत RH- जो विवाह है वह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति RH+ है और औरत RH- है तो इस विवाह में क्या समस्या हो सकती है? इस विवाह में जो है बच्चों की जन्म दर सबसे कम है। बच्चों की जन्म दर का जो अनुपात है वह सबसे कम है। तो यानी संतान ना होने की शंका बनी रह सकती है आनुवंशिकी के आधार पर। RH+ व्यक्ति है अगर और RH- औरत है, तो इसलिए ये विवाह आनुवंशिकी के आधार पर ठीक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ABO वंशागति प्रदर्शित करता है। ABO वंशागति क्या प्रदर्शित करता है? आंशिक सहप्रभाविकता,
पूर्ण प्रभाविता, मिश्रित वंशागति या फिर संयुक्त वंशागति। एबीओ वंशागति प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो एबीओ वंशागति जो है मिश्रित वंशागति प्रदर्शित करता है। कौन सी वंशागति? मिश्रित वंशागति प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है। जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है जो है जीन, उसकी इकाई किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम की, आरएनए की, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम की या फिर डीएनए की? जीन की संरचनात्मक इकाई बताइए। जी हाँ, तो जो जीन है उसकी संरचनात्मक इकाई किसकी बनी होती है? डीएनए से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? डीएनए से बनी हुई होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन, गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है? कौन सा संयुग्मन? XYX, XY, YY या फिर XX? बताइए। तो आपको अच्छे से मालूम है कि बच्चे का जो है XY गुणसूत्र जो कि किस में होता है? जो कि होता है पुरुष में। किस में होता है? पुरुष में होता है। यह जिम्मेदार होता है बच्चे के लिंग निर्धारण में। और XX किस में होता है? माता में। तो यह लिंग का निर्धारण नहीं करता है। कौन करता है? पुरुष का गुणसूत्र XY। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। ऐसे कोशिकांग बताने हैं जिनमें स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। डीएनए आरएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया और लपक है, राइबोसोम और गल्जिकाएं हैं या जालिकाएं और अंतर्द्रव्य जालिका है? बताइए क्या है जो कोशिकांग स्वयं की आनुवंशिक सामग्री से युक्त होते हैं? बताइए। तो इसमें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लपक जो होते हैं वो स्वयं की आनुवंशिक सामग्री से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आनुवंशिकी की इकाइयाँ हैं। आनुवंशिकी की इकाइयाँ क्या हैं? नाभिक है, जीन है, केंद्रक है या फिर गुणसूत्र है? आनुवंशिकी की इकाइयाँ क्या हैं? तो जो आनुवंशिकी की इकाइयाँ हैं वो हैं क्या? जीन। क्या है? जीन। ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर है। आनुवंशिकी की इकाइयाँ हैं जीन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शब्द जीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जीन शब्द? मेंडल के द्वारा, जोहानसन के द्वारा, डार्विन के द्वारा या फिर वाटसन के द्वारा? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो, जीन जो शब्द है उसकी सबसे पहले खोज की थी मेंडल ने, लेकिन इसका व्यवस्थित जो है प्रतिपादन वो किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। इसलिए जीन शब्द का जो प्रतिपादन है वो किया है किसने? जोहानसन ने। व्यवस्थित जो प्रतिपादन किया था वो किया था जोहानसन ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वही प्रश्न है, बदल के आया थोड़ा सा। शब्द जीन के द्वारा गढ़ा गया था। तो आप जानते हैं जॉनसन, जोहानसन नहीं है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है जॉनसन। अगला प्रश्न है, बेजीव जो बाहरी लक्षणों में से एक समान दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उनको क्या कहलाया जाता है? फिनोपिस, फेनोटाइप, एनालोगस या फिर होनोलोगस? बताइए। तो बेजीव जो बाहरी लक्षणों में एक समान दिखाई देते हैं उनको कहा जाता है फिनोटाइप। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। और जो आंतरिक या आनुवंशिक गुणों से जो है समान होते हैं उनको कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। और जो बाहरी लक्षणों में समान होते हैं उनको कहा जाता है फिनोटाइप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कवक को सर्वाधिक आनुवंशिक अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है? कौन सा कवक है जिसको सर्वाधिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता हो? कौन से अनुसंधान? आनुवंशिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता हो। गुलाबी,
ब्रेड मोल्ड या फिर ब्रेड मोल्ड, मशरूम या फिर हरा मोल्ड, किसको आनुवंशिक अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है, बताइए। तो जो है सर्वाधिक आनुवंशिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है गुलाबी ब्रेड मोल्ड को। किसको? गुलाबी ब्रेड मोल्ड को। इसके साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कुल आनुवंशिकी के 20 पिछले वीडियो में और 20 इस वीडियो में। कुल हम 40 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं जो पीईबी ने अपनी पुरानी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो आप इस पाठ को पढ़ के और उसके प्रश्न जरूर लगाइए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपके लिए बना दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।